हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं रिसेंटली बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को अपडेट कर रहा हूँ वीडियो बनाकर। अगर आपने इस वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको चेक कीजिए, आपको बहुत सारे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी कंपनी में जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। इसीलिए आपको साल में 4 बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, हर 3 महीने में एक बार। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये सब हर क्वार्टर में चेक करना और इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हैं। ओके दोस्तों, आज की कंपनी के बारे में देखेंगे। आज की कंपनी है वो है येस बैंक लिमिटेड। इसके रिज़ल्ट्स तो आपको फ्राइडे के दिन ही आए थे, लेकिन इतने सारे कंपनी के रिज़ल्ट्स आ रहे इसलिए मैं वीडियो कवर नहीं कर सकता था। देखते हैं इस कंपनी के रिज़ल्ट्स कैसे थे। आप सभी लोगों को मालूम है इस बैंक में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जैसे कि राणा कपूर का पहले मैनेजमेंट चलता था, उसके बाद उनका बैड लोन्स पूरा सामने आ गया क्योंकि उन्होंने ठीक से वो जो भी प्रोविजंस है, जो भी बैड लोन्स है, उनको ठीक तरह से दिखाया नहीं था, इसलिए बैंक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। उसके बाद बैंक में बहुत ही बड़ा लॉस पब्लिश किया एक बार। उसके बाद जाके आरबीआई ने स्टेप इन किया और बहुत सारे हमारे जो भी रेप्यूटेड बैंक है इंडिया में, सब ने पैसा इस बैंक में डालकर इस बैंक को बचाया गया है। अब इस बैंक पूरा क्लीन अप प्रोसेस में है। इन्होंने रिसेंटली डेट रिस्ट्रक्चर भी किया था। उसके बाद अभी बैंक एक स्टेबल सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं और इसमें इन्वेस्ट कोई एक आम निवेशक को, लेकिन जो कि रिटेल इन्वेस्टर हो, उसको दिख जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करने का लायक है कि नहीं है। अगर आप इसको जो इसके कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन जैसे कि आपके HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, उनका कंपेयर करेंगे तो इस बैंक के रिजल्ट्स कैसे हैं आपको खुद पता चल जाएगा। तब आपको एक डिसीजन ले सकते हैं कि इस बैंक में जाना है कि नहीं जाना है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ बाई करना है कि सेल करना है, वो तो आपके खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। चलिए रिजल्ट्स कवर करते हैं। पहले देखते हैं कि अमाउंट इन लैक्स है, ठीक है, और इसका सीक्वेंस भी देखते हैं। पहला कॉलम इस क्वार्टर का था और सेकेंड कॉलम पिछले क्वार्टर का जो कि जून क्वार्टर है, और थर्ड कॉलम में आपको एक साल पहले का सेम क्वार्टर, मतलब ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन आपको मिलेगा कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में। कंपनी का टोटल इनकम देखते हैं, इनका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिलाकर 7,92,000 का इनको इनकम हुआ था इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 7,58,434 हुआ था, और थर्ड कॉलम में जो कि एक साल पहले 6,34,853 का इनको इनकम हुआ था। उसके बाद इनका एक्सपेंस माइनस करने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर है बैंक के 7,11,935 है। पिछले क्वार्टर में 6,76,593 था और एक साल पहले 5,55,813 था। उसके बाद इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है वो कि 80,133 इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में आपको 81,841 देखने को मिल रहा है और एक साल पहले 79,040 आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रोविजंस आते हैं। आप देखते हैं इस क्वार्टर में बैंक ने 50,000 का प्रोविजंस किया है, जो कि अमाउंट इन रुपीस इन लैक्स है। और पिछले क्वार्टर में एक मतलब जो जून का क्वार्टर था उसमें 36,000 का प्रोविज़न था और एक साल पहले 58,281 का प्रोविज़न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप प्रोविज़न देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बड़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इनका प्रोविज़न में थोड़ी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट्स आएगा प्रोविजंस माइनस करने के बाद, वो है 30,000 का। उसके बाद पिछले क्वार्टर में 45,800 था। एक साल पहले 20,759 देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट है और ईयर ऑन ईयर में आपको
इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद टैक्स वगैरह सब देना पड़ेगा। टैक्स वगैरह सब देने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट है वो है 22,500 है, अमाउंट ₹10 इन लैक्स है। पिछले क्वार्टर में 34,252 था और एक साल पहले 15,282 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको ईयर ऑन ईयर तो बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ये बैंक है, सो इसीलिए इसके एनपीए भी हमको देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप एनपीए भी देख सकते हैं। ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में 4,31,000 था, पिछले क्वार्टर में 4,07,000 था और एक साल पहले तो आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट देखने को मिल रहा है, जो कि 27,41,911 का आपको प्रोविजंस देखने को, एनपीए देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बोला था। इन्होंने एनपीए का रिस्ट्रक्चरिंग किया था, मतलब जो भी इनके पास इन्होंने कर्जा दिया था उसका रिकवरी के लिए इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया था, जो एक डेट कलेक्टिंग कंपनी है जो कि जेसी फ्लावर्स करके। सो उनको इन्होंने ये सब इनके जो भी बैड लोन्स है, बहुत सारे बैड लोन्स इन्होंने उनको सेल किया है फॉर सम सर्टन अमाउंट। सो इसके बदौलत आपको इतना गिरावट देखने को मिल रहा है। सो लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4,07,000 था और इस क्वार्टर में 4,31,000 देखने को मिल रहा है। मतलब आपको कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर ठीक से यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सेम आपको एनपीए में भी सेम देखने को मिलेगा। परसेंटेज वाइज 2.0 था, पिछले क्वार्टर में भी 2.0 था और एक साल पहले 12.9 था, जो कि कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। तथा बैंक के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं और इसी के साथ आप स्क्रीनर में आएंगे तो बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, 46,755 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ आप इसके पीयर्स देख सकते हैं। येस बैंक 8वें नंबर पर है, जो कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वो आपको टॉप 3 टॉप 4 में देखने को मिल रहे हैं। सो ज़्यादातर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में ज़्यादातर इन्वेस्ट करना सही बात है, क्योंकि वो एक स्टेबल बैंक्स हैं। इनको कंपेयर करेंगे तो इनमें तो आपको बहुत सारे ऐसे केसेस हो, मतलब जो कि इन्होंने पहले दिया हुआ पैसा है वो बहुत जगह में अटका हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया है, बट फिर भी इनके यहाँ वहाँ से कभी कभार न्यूज़ आते रहते हैं। सो इनके नेट प्रॉफिट्स देखते हैं। 2013 से आप देख सकते हैं 1,300 करोड़ था, 14 में 1,600 हो गया, 2015 में 1,997 हुआ, ऐसे बढ़ के आपको 2018 में 4,200 करोड़ तक चला गया। उसके बाद इनका राणा कपूर का न्यूज़ सामने आ गया और अब 2017 में देख सकते हैं, 2019 में 1,700 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद बैंक ने उनका पूरा लोन्स का वगैरह सब कुछ बाहर आ गया। सो तब आगे आप देख सकते हैं 16,000 करोड़ का आपको लॉस देखने को मिल रहा है। सो 2021 में भी 3,400 करोड़ का लॉस था और 22 में जाके बैंक प्रॉफिट में आ गया फिर से 1,000 करोड़ का, और 2023 में 736 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। अभी टिल डेट आप देख सकते हैं 837 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब बैंक में बहुत सारे उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल रहे हैं। सो वैसे आपको ईपीएस भी आपको उसी रेंज में देखने को मिलेगा। अभी एक ज़माने में आप देख सकते हैं 18 ऐसा कुछ होता था, 7.38 ऐसा था। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी 0.42 0.26 देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी बैंक की सिचुएशन उतनी ठीक नहीं है, इसीलिए। सो उसके बाद आप यहाँ पर इनके शेयर होल्डिंग देखेंगे। यहाँ पर आप डीआईएस में देख सकते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में इसमें पैसा लगाया है, आरबीआई आके ऋणों बचा है। सो इन्हीं इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में इसमें पैसा डाला है। सो इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो आप बोल सकते हैं, सो इसमें इसका मैनेजमेंट ही एक तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर इन्होंने इसके शेयर्स अगर सेल किए तो बैंक में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन ऐसा शायद ये लोग नहीं करेंगे। इनको मालूम है इस बैंक को बचाया गया है, सो वही अब इस बैंक का सहारा है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले ये सब चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेगी। सो बाद में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आपकी खुद की मर्जी होगी। सो इस बैंक का शेयर भी आप देख सकते हैं 16.30 है। सो इसको देखने पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को खुश हो जाते हैं कि ठीक है 16 रुपये का बैंक है। और एक ज़माने में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक ज़माने में ये था अराउंड 275 400 के पास पार भी गया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं 400 का बैंक था,
अब जाके बैंक 16 रुपीज़ में मिल रहा है। सो रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि ठीक है, एक ज़माने में 400 था, तो अभी आपको इतने रुपए में इतने कम रुपए में मिल रहा है। तो आप इसको अगर यहाँ से यहाँ कर देखेंगे तो आपको देख सकते हैं 95%, 96% उससे ज़्यादा ही है। सो इसका गिरावट हुआ है। सो रिटेल इन्वेस्टर ये देख के बहुत खुश होता था, ठीक है, हाँ अभी एक ज़माने में 16 रुपये का था और एक ज़माने में 400 था और अब जाके 16 रुपीज़ है। सो चलिए इन्वेस्ट करते हैं। सो इन्वेस्ट करने से पहले इसका एक बार हिस्ट्री देखिए कि ये इस रेंज में क्यों आया है और इसका रीज़न क्या है। सो मैंने आपको फंडामेंटल्स दिखाए, तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो कि इस बैंक का इस सिचुएशन क्यों हुआ है। चलिए थोड़ा मार्केट के अपडेट्स देखते हैं। बहुत दिनों से मार्केट के अपडेट्स नहीं देखे, चलिए देखते हैं। आज निफ्टी 50 आप देख सकते हैं फ्लैट ही था और बाद में 260 पॉइंट का गिरावट में क्लोज हुआ है। 1.34% का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। इसका मेन रीज़न आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट सब हर जगह में आपको लाल ही देखने को मिल रहा है। ये दुनिया के बहुत सारे ग्लोबल मार्केट से, डाउ जोन्स से, मतलब अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, ये सब कुछ मिला के इधर आपको देखने को मिल रहा है। सो ये सभी मार्केट लाल में ही था। सो उसका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी आया है। इसका मेन कारण आप सभी लोगों को मालूम है, जो कि इजराइल और हमास है। सो इनका जो अभी वॉर का जो सिचुएशन है अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सो ये दिन ब दिन सिचुएशन बिगड़ रहा है और आपको मालूम है क्या सब कुछ हो रहा है। सो न्यूज़ में आपको डेली देखने को मिल रहा है। सो ये अभी बहुत एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है कि कहाँ जाके कैसे कौन से मोड में लेगा और कैसे रुकेगा, किसी को मालूम नहीं है। सो इसके वजह से मार्केट और ग्लोबल मार्केट में थोड़ा आपको पॉज देखने को मिल रहा है और ना ही आपको बढ़ोतरी मिल रही है, ना ही इसीलिए थोड़ा आपको स्लगिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद इस वॉर के दौरान आपको ऑयल प्राइस के ऊपर भी कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं अभी 91.30 पर ब्रेंट चल रहा है। इसका दाम बढ़ना हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम मोर देन 80% का ऑयल इंपोर्ट ही करते हैं। सो उसके साथ साथ अगर ब्रेंट का प्राइस बढ़ गया तो डॉलर का भी सेम साइड डॉलर भी महंगा होते जा रहा है इंडियन रुपीज़ को कंपेयर करेंगे। सो अगर ब्रेंट हम ज़्यादा जैसा महंगा रहता रहेगा और डॉलर भी महंगा होता रहेगा तो हमारे जो इंपोर्ट का ये है सो बढ़ जाएगा और आपको डेफिसिट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सो इसके लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। सो उसी के साथ आप अदानी में एक अच्छी न्यूज़ आई थी फ्राइडे के दिन, जो कि अदानी को $3.5 बिलियन का लोन मिला है, जो कि उन्होंने जो टेक ओवर किया था ACC सीमेंट एंड अम्बुजा सीमेंट जो उन्होंने टेक ओवर किया था, उसका लोन का रीफाइनेंसिंग के लिए इनको फिर से बैंक से लोन मिला है करके बताया है कि इन्होंने टोटल 10 इंटरनेशनल बैंक से लोन लिया है। इधर लिखा है 10 इंटरनेशनल बैंक से लोन लिया कर, जो कि मेन बैंक से DBS, अबू धाबी बैंक और अबू धाबी बैंक, मिज़ो बैंक्स फॉर टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स, ऐसा करके इन्होंने बताया। मतलब जो 3 साल का टेन्योर के लिए इनको लोन मिला है करके अपडेट मिला है। सो ये एक अदानी ग्रुप के लिए अच्छी न्यूज़ है। आज तो मार्केट में गिरावट थी, सो इसीलिए आपको सेम इनके शेयर में भी देखने को मिला है। सो कोई भी स्टॉक आपको हरे पैटर्न में क्लोज नहीं हुआ है। सब अदानी के स्टॉक आपको लाल रंग में क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो सभी में आपको देख सकते हैं 3, 6%, 4% ऐसा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम फिर से कल मिलेंगे, तब तक थैंक यू, बाय।